हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज की क्लास में करते हैं फिनिश अपना चैप्टर नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सर्कुलर की। यहाँ पर हम दो सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। पहला जो सर्कुलर बात करता है वो ज्वेलर्स के रिगार्डिंग बात करता है। जो ज्वेलर्स होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, एक स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं और दूसरे स्टेट में अपनी जो ज्वेलरी है उसको अप्रूव बेसिस पर लेके जाया करते हैं अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। अब सिंपल यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये जो ज्वेलर्स हैं वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इन्हें पता नहीं होता प्रोविजनल बेसिस पर कि इनकी सेल कितनी हो जाएगी। क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आपको क्या करना होता है, एडवांस पेमेंट करनी होती है टैक्स की। तो इस वजह से ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी रजिस्टर नहीं हो पाते। तो लॉ ने एक सर्कुलर निकाल के इनकी प्रॉब्लम को दूर किया। लॉ ने कहा कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी ज्वेलरी लेके जा रहे हैं तो उस केस में आप क्या करें, अपने साथ इनवॉइस बुक रखें। जब भी आपकी सेल हो जाए आप इनवॉइस जो है तुरंत इशू कर दीजिए। इन केस आपकी सेल नहीं होती तो आपके जो गुड्स हैं उसे वापस लेके आ जाइए। इनवॉइस आपको इशू करने की जरूरत नहीं है। दूसरी यहाँ पे बात की गई है उन आर्टिस्ट की जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी जो है आर्टिस्टिक वर्क वो सेंड करते हैं। एग्जीबिशन में सेल हुआ करती हैं इन आर्टिस्ट की आर्टिस्टिक वर्क की। तो उस केस में प्रॉब्लम यह आती है कि इशू कब करना है टैक्स इनवॉइस। तो यहां पर भी सर्कुलर के थ्रू मेंशन कर दिया गया, सर्कुलर नंबर 22/22 2017, उसमें मेंशन कर दिया गया जब इन आर्टिस्ट का आर्ट वर्क जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो डिलीवरी चालान के साथ जाएगा और साथ ही ईवे बिल अगर एप्लीकेबल है तो वो भी इशू किया जाएगा और इनवॉइस जो इशू किया जाएगा वो किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सप्लाई ऑफ आर्ट वर्क। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की। तो इन दोनों के प्रोविजन को समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है। तो कुछ सिचुएशन यहां पर दी गई है जिन केसेस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। नंबर 1, सप्लायर ने गलती से क्या किया, जो वैल्यू उसने डिक्लेयर की है इनवॉइस में वो हायर वैल्यू डिक्लेयर कर दी बट एक्चुअल जो वैल्यू है गुड्स या सर्विसेज की वो लेस है, तब क्रेडिट नोट इशू होगा। नंबर 2, सप्लायर अगर गलती से हायर टैक्स लगा देता है ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट एक्चुअल में जो टैक्स का रेट लगना चाहिए वो लेस लगना चाहिए, तब क्रेडिट नोट इशू होगा। जो क्वांटिटी रिसीव की है रेसिपिएंट ने वो एक्चुअल में कम रिसीव की है बट जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है टैक्स इनवॉइस में वो हायर है, तब क्रेडिट नोट इशू होगा। जो क्वालिटी है गुड्स या सर्विसेज की उससे सेटिस्फाई नहीं है रेसिपिएंट तो इन केस वो सप्लायर से अपना रिफंड मांगता है पूरी अमाउंट के लिए या फिर पार्शियल अमाउंट के लिए, तो उस केस में भी क्रेडिट नोट इशू होगा। या इससे मिलती जुलती जो भी सिचुएशन हो सकती है उन सभी में क्रेडिट नोट इशू होगा। तो इन सभी केसेस में जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा रेसिपिएंट को। क्रेडिट नोट इशू करने के बाद जो रेसिपिएंट की टैक्स लायबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाया करती है। क्रेडिट नोट जो इशू करता है सप्लायर वो एक या एक से ज्यादा इशू कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट्स तो उस केस में सप्लायर जो है क्रेडिट नोट इशू नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन ये है कि सप्लायर की जो लायबिलिटी होती है वो रिड्यूस नहीं होती। बात करें डेबिट नोट की तो डेबिट नोट बिल्कुल ऑपोजिट होता है क्रेडिट नोट के, जो हमने अभी पढ़ा। तो उसकी सिचुएशन की बात करें कि इन केस अगर सप्लायर ने गलती से एक्चुअल वैल्यू जो है गुड्स की उनसे कम डिक्लेयर कर दी है तब डेबिट नोट इशू होगा। या सप्लायर ने लोअर टैक्स रेट लगा दिया है एज कंपेयर टू एक्चुअल टैक्स जो एप्लीकेबल होना है गुड्स या सर्विसेज पर, तब डेबिट नोट इशू होगा। या जो क्वांटिटी रिसीव की है रेसिपिएंट ने वो ज्यादा रिसीव कर ली है एज कंपेयर टू जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है टैक्स इनवॉइस में, तब भी डेबिट नोट इशू किया जाएगा। तो इन सभी सिचुएशंस में जो है डेबिट नोट इशू करता है एक सप्लायर रेसिपिएंट को। साथ ही जब भी डेबिट नोट इशू करता है सप्लायर तो उस केस में जो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रेडिट नोट की तरह एक सप्लायर जो है एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू कर सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया करता है रजिस्टर पर्सन उसे डिक्लेयर करना होता है अपनी रिटर्न में। तो जिस मंथ के लिए वो इशू करता है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट उस मंथ की जब रजिस्टर पर्सन रिटर्न फाइल करता है तो रिटर्न फाइल करते समय उसे अपनी ये डिटेल्स भी उसमें डिक्लेयर करनी होती है। साथ ही जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लॉ ने अलाउ किया है कि एक रजिस्टर पर्सन कब तक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की डिटेल्स जो है रिटर्न में फाइल कर सकता है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच
such supply was made or the date of furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं उन पर्टिकुलर्स की जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में मेंशन किए जाते हैं। तो रूल यहां पर मेंशन करते हैं कि कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है डेबिट या क्रेडिट नोट का, बट जो सप्लायर है या रजिस्टर पर्सन है उसे मेंशन करनी होती है फॉलोइंग डिटेल्स। नंबर 1, नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर जो 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, साथ ही नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, इन केस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीएन या यूआईएन। नेम और एड्रेस चाहिएगा रेसिपिएंट का, उसका डिलीवरी एड्रेस भी चाहिए अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट और कोड अगर रेसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड। इन केस रेसिपिएंट है अनरजिस्टर्ड तो उस केस में रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस, उसका डिलीवरी एड्रेस और स्टेट का नेम और स्टेट का कोड। जो कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइसेज हैं उनका सीरियल नंबर और डेट भी मेंशन किया जाता है। इन केस टैक्स इनवॉइस नहीं है तो बिल्स ऑफ सप्लाई के सीरियल नंबर और डेट्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेट क्या है टैक्स का और क्या अमाउंट थी टैक्स की जो क्रेडिट की गई है या डेबिट की गई है, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर या उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के। नेक्स्ट अब सेक्शन 32 की बात करते हैं जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो सेक्शन 32 बेसिकली प्रोहिबिशन इंपोज कर रहा है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन पर कि अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो गुड्स या सर्विसेज की जब सप्लाई कर रहा है तो उस पर टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज सेक्शन 33 जो बात करता है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 33 जो है पूरे जीएसटी एक्ट को ओवर रूल करता है और सिंपल मेंशन करता है कि जब भी सप्लाई की जाएगी फॉर कंसिडरेशन तो उस केस में टैक्स की जो अमाउंट है वो मेंशन की जाएगी टैक्स इनवॉइस पर या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है उस पर। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं ई वे बिल की। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ ई वे बिल। तो लॉ मेंशन करता है कि ई वे बिल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जनरेट किया जाता है जीएसटी पोर्टल पर फॉर एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। बेसिकली ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट्स होता है या रिसीट होती है जो इशू करता है करियर, जिसमें वो डिटेल प्रोवाइड कराता है रिलेटिंग टू द शिपमेंट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। यानी गुड्स की जब भी मूवमेंट हो रही है तो करियर जो होगा उसमें डिटेल देगा। कौन कौन सी डिटेल दी जाती है? कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है कंसाइनमेंट का, या कंसाइनमेंट की डेस्टिनेशन क्या है, उसके रूट क्या है, ये सारी डिटेल जो है ई वे बिल में मेंशन की जाती है। अब बात करते हैं कि ई वे बिल जनरेट कब किया जाता है या कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर सेक्शन बात करता है कि ई वे बिल जो है मैंडेटरी होता है इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब भी मूवमेंट होगी गुड्स की तो उस केस में मैंडेटरी है ई वे बिल जनरेट करना, बट यहां पर वैल्यू को भी हमें समझना होगा। अगर उस कंसाइनमेंट की वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तभी ई वे बिल जनरेशन मैंडेटरी है जनरेट करना। ई वे बिल 50,000 से कम है या अप टू 50,000 है तब ऑप्शनल है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है कंसाइनमेंट की वैल्यू तो ई वे बिल जनरेट करना ही करना होगा जब भी मूवमेंट की जाएगी उन गुड्स की। बात करें मूवमेंट्स के रिस्पेक्ट में तो मूवमेंट शुड बी नंबर 1 इन रिलेशन टू अ सप्लाई और फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। इन तीनों ही कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर अट्रैक्ट होती है तो ई वे बिल जो है जनरेट करना मैंडेटरी होता है। रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट करता है गुड्स की उसे फर्निश करनी होती है इंफॉर्मेशन जब भी वो जीएसटी पोर्टल में ई वे बिल को जनरेट करता है। तो ई वे बिल का जो फॉर्म होता है वो होता है जीएसटी EWB 01 और इसके पार्ट ए में रजिस्टर्ड पर्सन जो है डिटेल फर्निश किया करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उन केसेस की जहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 है फिर भी ई वे बिल मैंडेटरी होता है जनरेट करना। तो फर्स्ट केस जो आता है इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को तो भी ई वे बिल जनरेट करना है वेदर वैल्यू 50,000 से कम है। इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन तब भी ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो लॉ बात करता है कि अगर सप्लायर रजिस्टर है और अंडरटेक करता है ट्रांसपोर्टेशन का गुड्स का तो उस केस में सप्लायर लाइबल होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। अगर रेसिपिएंट अरेंज करता है ट्रांसपोर्टेशन तो उस केस में मूवमेंट जो है रेसिपिएंट कर रहा है। और अगर गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर रेसिपिएंट को तो उस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए रेसिपिएंट को लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ई वे बिल में मेंशन की जाती है। तो ई वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट ए में जो मेंशन करता है डिटेल्स वो एक रजिस्टर पर्सन करता है जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर जो होता है गुड्स की वो डिटेल फर्निश किया करता है। बट पार्ट ए के लिए एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पार्ट ए की डिटेल जो है ट्रांसपोर्टर भी फिल कर सकता है अगर उसे ऑथराइज्ड कर दिया गया है, या कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी है अगर गुड्स उनके थ्रू सप्लाई किए जा रहे हैं तो वो भी पार्ट ए की डिटेल भर सकती हैं रेदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जनरेट कौन करेगा ई वे बिल। तो लॉ मेंशन करता है कि जो ई वे बिल जनरेट किया जाता है वो एक रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी के थ्रू किया जाता है, या ट्रांसपोर्टर भी उसे जनरेट कर सकता है। रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी कब जनरेट करते हैं ई वे बिल? अगर जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है गुड्स का वो अपने व्हीकल में किया जा रहा है, या व्हीकल जो है वो हायर पर लिया हुआ है, या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है रेलवेज के थ्रू किया जा रहा है, या बाय एयर किया जा रहा है, या वेसल के थ्रू किया जा रहा है, तो उस केस में रजिस्टर्ड कंसाइनर या कंसाइनी जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्टर कब जनरेट करता है ई वे बिल? ट्रांसपोर्टर जब जनरेट करता है जब गुड्स जो है हैंडेड ओवर कर दिए जाते हैं ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। इन केस रजिस्टर कंसाइनर और कंसाइनी कोई भी जनरेट नहीं करता ई वे बिल, बट जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो मोर देन 50,000 है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ई वे बिल उसे ही जनरेट करना होता है। नेक्स्ट बात करें अदर पॉइंट्स की, तो यहां पर 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। नंबर 1, जब रेलवेज के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उस केस में ई वे बिल का होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ई वे बिल जो है कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर लेस देन 50,000 है तब भी जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल हो जाता है। किस केसेस में? अगर इंट्रास्टेट मूवमेंट्स हो रही है गुड्स की और जो इंट्रास्टेट मूवमेंट्स है उसका डिस्टेंस है अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कंसाइनर के प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स जा रहे हैं और डिस्टेंस कितना है? अप टू 50 किलोमीटर्स इंट्रास्टेट मूवमेंट है, और ये गुड्स जो है फिर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएंगे, तो इस केस में कन्वेंस की डिटेल फिल करना मैंडेटरी नहीं होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनी, जो ट्रांसपोर्टर है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से कंसाइनी के प्लेस ऑफ बिजनेस तक जा रहे हैं गुड्स और इंटर स्टेट मूवमेंट्स हो रही है और डिस्टेंस है अप टू 50 किलोमीटर्स, तो यहां पर भी जो है कन्वेंस की डिटेल फिल करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस। तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टर होगा या जनरेटर होगा ई वे बिल का वो मेंशन करेगा पार्ट बी में न्यू व्हीकल नंबर, और ये जो मेंशन किया जाएगा ये मेंशन किया जाएगा बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर जो होता है वो कई सारे कंसाइनमेंट एक साथ ले लेता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी जनरेट कर सकता है उन पूरे कंसाइनमेंट के लिए। इस केस में ट्रांसपोर्टर जो होता है उसे इंडिकेट करने होते हैं सीरियल नंबर जितने भी ई वे बिल जनरेट हुए हैं उन कंसाइनमेंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पैरा बात करता है कि जहां पर कंसाइनर या कंसाइनी ने जनरेट नहीं किया है ई वे बिल और जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो 50,000 को एक्सीड करती है, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जो है वो जनरेट करेगा इंडिविजुअली ई वे बिल ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, और साथ ही ट्रांसपोर्टर यहां पर कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी जनरेट कर सकता है। हालांकि ये प्रोविजन अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट इज कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। तो लॉ बात करता है कि जो ई वे बिल है वो विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल। यहां पर लॉ बात करता है कि एक ई वे बिल की वैलिडिटी कब तक होगी। वैलिडिटी पीरियड जो चेक किया जाता है वो रेलिवेंट डेट से कंसिडर किया जाता है। रेलिवेंट डेट का मतलब क्या है? रेलिवेंट डेट का मतलब है वो डेट जिस डेट पर ई वे बिल जनरेट किया गया है। तो वैलिडिटी बताई गई है 1 डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। जिस डेट को ई वे बिल जनरेट हुआ प्लस उसमें एक दिन और ऐड कर दिया जाएगा, ये वैलिडिटी हो जाएगी 100 किलोमीटर तक के ई वे बिल के लिए। और कार्गो कौन सा होना चाहिए? अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस विद इन कंट्री फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, यानी 100 किलोमीटर से एक्सीड करते ही अब क्या होगा, हर 100 किलोमीटर के लिए 1 एडिशनल डे और मिल जाएगा इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। बात करें ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए तो उस केस में डिस्टेंस विद इन कंट्री अगर है अप टू 20 किलोमीटर तो 1 डे मिल जाता है रेलिवेंट डेट से।
फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, तो उस केस में 1 एडिशनल डे और मिल जाता है, यानी हर 20 किलोमीटर पर एक डे मिल जाया करता है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो से। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल। तो लॉ मेंशन करता है जो पर्सन मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहा है उसे ई वे बिल जनरेट करना होता है, और साथ ही जब ये ई वे बिल जनरेट कर रहा है इसे कम्युनिकेट करना होता है रेसिपिएंट को। लॉ यहाँ पर 72 आवर्स का टाइम देता है कि विद इन 72 आवर्स जो है कम्युनिकेट हो जाना चाहिए रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट अपनी इस पे एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन प्रोवाइड करा सकता है जीएसटी पोर्टल पर। इन केस जो रेसिपिएंट है वो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड नहीं कराता तो विद इन 72 आवर्स ये जो ई वे बिल है वो डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब उन केसेस की जहां पर ई वे बिल जनरेट करना रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लोज ए की बात करते हैं जहां पर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नंबर 1, एलपीजी की सप्लाई की जा रही है हाउस होल्ड को या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स को की जा रही है। कैरोसिन ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो पीडीएस स्कीम में सेल किया जाएगा, उस केस में ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू, कोई नेचुरल या कल्चर्ड पर्ल्स है या प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं या प्रेशियस मेटल्स हैं या मेटल क्लेड्स हैं विद प्रेशियस मेटल, तो उस केस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्वेलरी है, गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ वेयर्स और अदर आर्टिकल्स हैं, उसमें भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेंसी, कोई ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसमें भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोरल, अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल, इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, कोई भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस के थ्रू, नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। गुड्स जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं कस्टम पोर्ट से या एयरपोर्ट से या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से या लैंड कस्टम स्टेशन से आईसीडी तक किए जा रहे हैं या सीएफएस तक किए जा रहे हैं, फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। रूल 138 के अकॉर्डिंग जो एरिया नोटिफाइड है उन एरिया में मूवमेंट हो रही है गुड्स की, तो उन केसेस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से बाय नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, तो उस केस में भी ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बीइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पर भी ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जिन गुड्स की सप्लाई जो है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं ट्रीट की जाती, तब भी उन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं अंडर कस्टम बॉन्ड, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है आईसीडी से या सीएफएस से कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स तक, लैंड कस्टम स्टेशन तक, या कस्टम के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या दूसरे पोर्ट पर, तो उन केसेस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं अंडर कस्टम सुपरविजन या कस्टम सील्स, तो वहां पर भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है ट्रांजिट कार्गो में फ्रॉम नेपाल और भूटान और टू नेपाल और भूटान, तो उस केस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पर गुड्स जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से अंडर नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें सप्लाई की जाती है गुड्स की सीएसटी टू द यूनिट रन कैंटीन्स और टू द ऑथराइज्ड कस्टमर्स, या सप्लाई की जाती है गुड्स की बाय यूनिट रन कैंटीन्स टू द ऑथराइज्ड कस्टमर्स, तो इस केस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, उन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2017 सेंट्रल टैक्स रेट्स के थ्रू एग्जेम्प्ट है टैक्स से, उन पर भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस नोटिफिकेशन में कौन से गुड्स आते हैं? यहां पर आते हैं सप्लाई ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स by Department of Atomic Energy to Nuclear Power Corporation of India, तो इन केसेस में इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी तो वहां पर ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मूवमेंट होती है गुड्स की, और ये मूवमेंट कौन कर रहा है? डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उस केस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंसाइनर गुड्स का सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट है किसी स्टेट की या लोकल अथॉरिटी है और ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का बाय रेल, तो उस केस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस केसेस में भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर, और ये जो कंसाइनर है ये कहां लेके जा रहा है इन गुड्स को? वे ब्रिज लेके जा रहा है या वेमेंट, यानी उन गुड्स का वेट करवाने के लिए वो लेके जा रहा है एक प्लेस पर।
जो होनी चाहिए अप टू 20 किलोमीटर्स तक फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर, तब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। या वेब्रिज या वेमेंट से ये गुड्स जो है वापस आ रहे हैं टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर, तब भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन दोनों ही केसेस में रूल 55 के अकॉर्डिंग डिलीवरी चालान जो है वो इशू करना होता है। नेक्स्ट, एम्प्टी सिलेंडर्स जो हैं एलपीजी के, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, तो इस केस में भी ई वे बिल जनरेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, डिवाइसेस की जो भी पर्सन इंचार्ज होता है कन्वेंस का, उसे अपने साथ कैरी करने होते हैं। नंबर 1, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान। नंबर 2, जो ई वे बिल होता है फिजिकल फॉर्म में उसके पास कॉपी होनी चाहिए। इन केस फिजिकल फॉर्म में कॉपी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होना चाहिए, और मैप टू RFID। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जो एम्बेडेड होता है ऑन टू द कन्वेंस। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस। तो यहां पर बेसिकली पावर दी गई है कमिश्नर को कि कमिश्नर जो है एक ऑफिसर को एम्पावर कर सकता है अपने बिहाफ पे कि कोई भी कन्वेंस को वो इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसमें वो वेरीफाई कर सकता है कि कन्वेंस का जो पर्सन इंचार्ज है उसके पास ई वे बिल है या नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। साथ ही वो गुड्स का भी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। साथ ही लॉ मेंशन करता है कि इन केस ये प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि स्पेसिफिक कन्वेंस का ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, तो उस केस में जब भी ये फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो प्रॉपर ऑफिसर को कमिश्नर का अप्रूवल लेना होता है। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। इन केस इंस्पेक्शन की जा रही है गुड्स की, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर हुआ करता है, जो पर्सन इंस्पेक्शन करता है इन गुड्स की, वो एक समरी रिपोर्ट बनाता है इंस्पेक्शन की, और समरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड करना होता है ऑनलाइन ऑन द जीएसटी पोर्टल विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन। और जो फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है इंस्पेक्शन की, वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए ऑनलाइन ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल विद इन 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। साथ ही लॉ यहां पर मेंशन करता है कि अगर एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है गुड्स का जिनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, दोबारा उसी स्टेट में उन गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर को रिसीव होती है रिलेटिंग टू द इवेजन ऑफ टैक्स। इन केस कोई व्हीकल अगर 30 मिनट से ज्यादा के पीरियड के लिए इंटरसेप्ट किया जाता है, तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टर होगा उसे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर ये इंफॉर्मेशन भी अपलोड करनी होती है। तो यहां पर बेटा हमारा टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स या ई वे बिल का जो चैप्टर था वो यहां पर फिनिश होता है। अब आप इसका अच्छे से रिवीजन करिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लगाइए। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई भी प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।